Two masses A and B are connected with an inextensible string of length L. ठीक है, एक inextensible string है, ये जो देख रहे हैं दिस इज a string, और ये एक आइडियल स्ट्रिंग है, inextensible string है जिसका लेंथ क्या है तो L है, और उससे दो मासेस A है जिसका मास ट्वाइस ऑफ M है, और B दो मासेस कनेक्टेड है एक inextensible string से, और दे लाई ऑन ए स्मूथ ओरिजेंटल प्लेन, मतलब ये जिस सरफेस पे ये लाई कर रहे हैं वो स्मूथ है, वहाँ फ्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि A इज गिवन अ वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड अलोंग द ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। इस लाइन ए बी के परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी दी गई A को, जो कि क्या है v मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इसको दी गई। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन। तो सबसे पहले बात ये बताओ कि अगर इसको ग्राउंड के रेफरेंस में बैठ के हम देखें तो सब्सिक्वेंट मोशन क्या होगा कि इसको तुमने v वेलोसिटी दिया तो ये कुछ दूर जाएगा ऐसे, उसके बाद ये क्या होगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो ट्रांसलेट भी करेगा। ठीक है, क्या करेगा ट्रांसलेट भी करेगा और प्लस रोटेट भी करेगा। ठीक है, क्यों ट्रांसलेट करेगा क्योंकि जब तुम इसको यहाँ वेलोसिटी दिए तो ये जाएगा इधर, और जब ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो ये खींचेगा भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अपने पोजीशन से ट्रांसलेट भी करेगा, ये सिस्टम ट्रांसलेट भी करेगा और साथ में ये रोटेट भी करेगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है। तो ये जो ट्रांसलेट और रोटेट करेगा ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेगा, लेकिन अगर मैं जाकर के इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, कहीं यहाँ पे जाकर के अगर मैं बैठ जाऊं सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं बैठ जाऊंगा तो हमें सिर्फ दिखेगा इसका रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशंस मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ गया। और चूँकि मुझे निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन जो है सो उसके रोटेशनल मोशन की वजह से जो उस समय जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा उसको रोटेट करने के लिए, उससे मैं टेंशन निकाल लूँगा। तो ऐसा करता हूँ कि मैं जाता हूँ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। तो सबसे पहली बात बताओ कि इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ, तो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा, वो होगा तुमको यहाँ से अगर इसको निकालो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैं अगर इसको लूँ कि ये मेरा जो है सो ओरिजिन है तो मैं क्या लिखूँगा ट्वाइस ऑफ m इंटू यहाँ पे 0 जो m इंटू लेंथ l बाई ट्वाइस ऑफ m और प्लस यहाँ पे ये हो गया ट्वाइस ऑफ m प्लस m। तो फाइनली जो हमारा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आया वो कितना आ गया L/3, मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो इस जगह से ये जो डिस्टेंस है ये L/3 डिस्टेंस पे जा कर के सेंटर ऑफ मास होगा। तो ऑफ कोर्स ये दिख भी रहा है कि एक साइड हैवियर ब्लॉक मासेस है, तो अगर आपका सिमेट्रिकल मासेस होते तो सेंटर ऑफ मास स्ट्रिंग के ठीक मिडिल पॉइंट में होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेंटर ऑफ मास हैवियर साइड के टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाता है, इसलिए L/3 डिस्टेंस पे ये है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तुमको पता चल गया। अब सेंटर ऑफ मास पे फ्रेम में बैठे हो तो ग्राउंड की वेलोसिटी से तो काम चलने वाला है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखता हूँ क्या वेलोसिटी है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये था कि जो आपका ये ब्लॉक था विच ब्लॉक वाज बी, वो बी ब्लॉक था जिसका मास m था और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड था किससे, तो ट्वाइस ऑफ m मास के ब्लॉक के साथ ये a था और इसको आपने v वेलोसिटी दिया था। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालोगे तो क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो ये होता है m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है m1 हो गया मेरा ट्वाइस ऑफ m इंटू वेलोसिटी हो गई v, और m2 हो गया m और v2 हो गई 0 क्योंकि इसको कोई वेलोसिटी दी नहीं गई है। यहाँ वेलोसिटी क्या है v, यहाँ पे क्या है तो 0 है, और बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ m प्लस m, तो ये हो गया ट्वाइस m इंटू वी बाई यहाँ पे थ्राइस ऑफ m, ये m कट जाएगा मतलब 2/3v जो है ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास की ये वेलोसिटी है, तो ट्वाइस ऑफ m को तुमने कितनी वेलोसिटी दी, तुमने इसको कितनी वेलोसिटी दी, तो वेलोसिटी ऑफ द a विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो v माइनस 2/3 ऑफ v, तो ये आ जाएगा v/3। तो तुमने a को सेंटर मास के रिस्पेक्ट में दिया v/3 वेलोसिटी
और b को कितनी वेलोसिटी दी, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2/3 ऑफ v। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर बैठ के इसको बनाओ तो ये रहा तुम्हारा m मास का ब्लॉक, मतलब, और ये रहा, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन होगा, और ये रहा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ m। तुमने इसको वेलोसिटी दे दिया इधर v/3 और इसको इधर वेलोसिटी दे दिया है 2/3 ऑफ v। ठीक है, नेगेटिव साइन जो है सो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसमें मैं हटा रहा हूँ। और इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है वो है यहाँ पे वेलोसिटी, ये जो है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि इस ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे है, l/3 डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, तो अब l/3 डिस्टेंस की दूरी पे है, वेलोसिटी पता है, तो मुझे पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी v बाय रेडियस r। तो लीनियर वेलोसिटी हो गया v/3 और रेडियस हो गया यहाँ से l/3। तो एक्चुअली में ये कितना आ जाएगा, v/3 और l/3 है, तो ये कितना v/l आ जाएगा, v/l आ जाएगा। और ये देखो यहाँ से ये आ गया v/l एंगुलर वेलोसिटी। अब हमको पता है कि जो टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स ही तो उसको इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने में हेल्प कर रहा है। तो तुम कहीं ना कहीं लिखते हो कि T इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को समझ जाएं, ये टेंशन फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल, टेंशन फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो मास कितना हो गया यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ m और इंटू ओमेगा हो गया v²/l², और इंटू जो ये हो गया r कितना हो गया, तो l/ यहाँ से 3, तो l से l कट गया, तो ये आ गया आंसर कितना, आंसर आ गया 2/3 mv², 2/3 mv²/l, एंड दिस इज द टेंशन फोर्स। व्हाट इज टेंशन फोर्स, यही टेंशन फोर्स जो होगा, टेंशन फोर्स जो होगा ये, ठीक है, दिस इज द टेंशन, इसको इधर की ओर लगी अवे फ्रॉम द टाइड एंड, और इधर अवे फ्रॉम द टाइड एंड, ये टेंशन फोर्स होगा। तो टेंशन फोर्स क्या आ जाएगा, 2/3 और m इंटू v², यहाँ पे l, दिस विल बी द टेंशन फोर्स इन द सिस्टम। तो अगर आप ग्राउंड के फ्रेम में ही रहते तो आपको दोनों तरह के मोशन से जूझना पड़ता है, एक जो ट्रांसलेट करता और साथ में रोटेट करता। लेकिन जैसे ही आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ गए और सारे पैरामीटर को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, तो आपके पास केवल रोटेशनल मोशन बचा और आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपको होने वाला है कि जैसे आप देखोगे कैचेस की, जैसे कोई व्हील है, सपोज करो कि दिस इज अ व्हील एंड दिस व्हील इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस। ये व्हील क्या हो रहा है, ये व्हील है, ठीक है, व्हील रोलिंग ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, ये व्हील है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है, मतलब ये ऐसे रोल कर रहा है और साथ में ट्रांसलेट भी कर रहा है। जब चक्का जब चलता है तो क्या होता है, तो रोलिंग मतलब क्या चीज़, कि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होता है। रोलिंग का क्या मतलब हुआ कि ट्रांसलेशन भी हो रहा है, और प्लस रोटेशन भी हो रहा है। तो तुम जब ग्राउंड के रिफरेंस में यहाँ बैठ करके इस मोशन को वॉच करने की कोशिश करोगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो तुमको यहाँ दिखेगा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। लेकिन अगर तुम इस व्हील के सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन पे बैठ जाओ, सेंटर ऑफ मास पोजीशंस पे बैठ जाओ, तो तुम ट्रांसलेशन नहीं देख पाओगे, तो तुमको दिखेगा केवल रोटेशन। ठीक है, तुमको क्या दिखेगा, तो रोटेशन। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको कहें तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जैसा ही हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमको दिखेगा रोटेशन, और उस समय जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी होगी, उस समय जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर बैठते हैं तो हमको ये इधर की ट्रांसलेट भी होता दिख रहा है और साथ में ये रोटेट होता हुआ भी दिख रहा है। तो चीज़ें आसान होने वाली है जब आप एक फ्रेम ग्राउंड फ्रेम से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ट्रांसलेट करेंगे, पर्टिकुलरली इन द रोटेशंस चैप्टर में। सो थैंक यू वेरी मच।